हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो आज पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, और वो पढ़ेंगे निरक्षीय रेखा पर। इसके पहले एक टॉपिक और था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो था अक्षीय रेखा पर, जिसको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक होगा निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। दो पॉइंट होते हैं। एक और पॉइंट होता है कि कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लेकिन वो टॉपिक 12 में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। आपकी अगर डिमांड रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बना देंगे फिर से। लेकिन आज इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कब कैसे काम करता है, उसका फार्मूला क्या होता है जब हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड ही सब रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें एक पॉइंट जानना जरूरी है कि बिंदु आवेश के कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होगा तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक होती है अक्षीय रेखा और एक होती है निरक्षीय रेखा। अब अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, विद्युत द्विध्रुव बना दिया। ये मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो अक्षीय रेखा मतलब इसी के सीध में, इसी लाइन पर, इसी अक्ष पर जो पॉइंट होगा इसको अक्षीय रेखा पर स्थित पॉइंट कहेंगे। और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो हमने निकाल रखा है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता ये भी रहेगा। और निरक्षीय रेखा का मतलब क्या है? इसकी एकदम बीच वाले पॉइंट से, एकदम बीच वाले पॉइंट से इसी पे हम लंब खींच दे, ठीक है, तो ये होती है निरक्षीय रेखा। अब इस रेखा पर हमको किसी बिंदु पर निकालना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब उसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ अच्छे से चित्र बनाएंगे फिर समझेंगे, ठीक है। निरक्षीय रेखा पर तो पहले क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव ही बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये एकदम बीच वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ये ओ है। एकदम बीच वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ओ है। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो टोटल लंबाई होती है 2l, ठीक है। तो ये एकदम बीच में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा l, और ये वाला भी कितना हो जाएगा l हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है। अब हमको निरक्षीय रेखा पर बोल रहा है, तो निरक्षीय रेखा कहाँ होगी? इसी के पे सीधे में ऊपर होगी 90 अंश के कोण पे। इसी को क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा। इस रेखा को बोलेंगे निरक्षीय रेखा। अब मान लेते हैं कि इस पे यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इसी P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें पॉइंट दिया है कि निरक्षीय रेखा पर ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जिसकी लंबाई 2l होती है, ठीक है। और उसके बीच वाले पॉइंट से, एकदम मध्य वाले पॉइंट से ऐसे एक लंब खींच दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं निरक्षीय रेखा। अब इसी निरक्षीय रेखा पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस निरक्षीय रेखा पर हमने एक पॉइंट ले लिया, और इसी पॉइंट पे हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो एक बार इसको मिटाते हैं।
चलिए देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश होता है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होता है। अब दोनों के कारण पहले देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो इनको हमको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको मिला देते हैं। ये कैसे मिलाएंगे, ये कैसे मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये याद रखिएगा। मान लेते हैं कि O से P की दूरी जो है वो R है। हमको विद्युत द्विध्रुव से निरक्षी रेखा पर R दूरी पर जो बिंदु P स्थित है उस पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, R। तो अब देखते हैं कि इस पे विद्युत क्षेत्र होगा किस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे एक एकांक धन परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है, Q नॉट, यहाँ पे रखा है Q नॉट, एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर ये धन आवेश है तो दूसरा धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश होगा तो इसको आकर्षित करेगा। तो मैंने परिभाषा में बता रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कि अगर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या बताया गया कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और जो बल की डायरेक्शन होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन होती है। तो Q नॉट पे माइनस वाला अपनी ओर आकर्षण करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, और प्लस Q इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वो जिस डायरेक्शन में आकर्षित करेगा उस डायरेक्शन में उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन को दिखाना। तो क्या हो जाएगा, ये Q नॉट है और ये माइनस Q है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसके में आकर्षण बल लगेगा तो उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो इधर ही खींचेगा ना, तो ये आकर्षण बल हो गया। तो बल इस डायरेक्शन में लगा तो E भी इसी डायरेक्शन में होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, प्लस Q के कारण देख लेते हैं, प्लस Q, ये प्लस, ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी लड़की, ये भी लड़की, दोनों में जलन होगी, प्रतिकर्षित करेगा। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो इस पे इस डायरेक्शन में तीव्रता आएगी। क्यों, जब बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इसमें एक को मान लेते हैं E1 और एक को मान लेते हैं E2, एक को मान लेते हैं E1 और एक को मान लेते हैं E2। ठीक है, जो प्लस आवेश के कारण तीव्रता आ रही है उसको E1 मान लिया मैंने, और जो माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता आ रही है उसको क्या मान लिया, E2। ठीक है, अब इसी में हमको इसको घटकों में तोड़ना रहता है, और यहीं पे 80% लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आपने वेक्टर सदिश वाला जो चैप्टर था 11 में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसीलिए दिक्कत होती है। नहीं तो बाकी तो एकदम सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ये जो द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, इसी के समांतर एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, इसी के समांतर P से एक लाइन खींच देंगे ये। अब जब ये एंगल थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, या फिर यहाँ से समझ लीजिए कि ये एंगल थीटा है तो संगत कोण से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं, एकांतर कोण इससे ये वाला होगा, मैंने गलत बोल दिया पहली बार, एकांतर कोण ये वाला इसके बराबर होगा थीटा, और ये वाला इसके बराबर होगा संगत कोण से, सिंपल है एकदम। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, E2 और E1 को उसको घटकों में तोड़ देंगे। ठीक है, E1 और E2 को उसके घटकों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घटकों में तोड़ने पे हमको क्या मिलता है। जैसे ये थीटा है
तो सिंपल एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ये एक वेक्टर ए है और इसी को हमको तोड़ना है इसके घटकों में, ये इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये थीटा जिसके साथ बना होता है, जिस अक्ष के साथ बना होता है उसके साथ कॉस आता है। ये वेक्टर ए है तो थीटा इस अक्ष के साथ लगा हुआ है तो इसके साथ आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसी से 90 अंश के कोण पे, इसी से 90 अंश के कोण पे आएगा ए साइन थीटा, ठीक है। थीटा जिसके साथ लगा होगा उसके साथ कॉस आएगा, थीटा से 90 अंश के कोण पे साइन लेंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करना है। ये थीटा इसके साथ लगा हुआ है इस अक्ष के साथ, तो इसके साथ क्या आएगा कॉस थीटा, और ये किसका कोण है E1 का, तो E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। E1 कॉस थीटा। अब इस थीटा से 90 अंश पे, थीटा से 90 अंश पे ये हो गया 90 अंश, यहाँ से यहाँ तक ये 90 अंश ही होगा ना। तो इस 90 अंश के कोण पे क्या आएगा साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा, ठीक है। थीटा जिसके साथ लगा होता है उसके साथ कॉस आता है, तो इसके साथ आ गया E1 कॉस थीटा और इसके साथ आ गया E1 साइन थीटा 90 अंश के कोण पे। अब वही काम इसके साथ भी करते हैं। ये थीटा इस अक्ष के साथ लगा, E2 के लिए देख रहे हैं, थीटा इस अक्ष के साथ लगा है तो इसके साथ क्या आएगा कॉस, मतलब E2 कॉस थीटा भी इसी पे आएगा, इसी पे ही E2 कॉस थीटा भी आएगा, क्योंकि ये थीटा उसी से लगा हुआ है जिससे ये लगा हुआ था, तो दोनों पे E2 कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। अब इससे 90 अंश के कोण पे, इससे 90 अंश के कोण पे, ये 90 अंश का कोण हो गया, 90 अंश के कोण पे क्या आएगा E2 साइन थीटा, 90 अंश के कोण पे क्या आ जाएगा E2 साइन थीटा। तो ये क्या हो गया E2 साइन थीटा, ठीक है। अब हमको इसमें कुछ लिखना रहता है थोड़ा सा चित्र के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, इसके निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं छोड़ भी सकता था लेकिन यहाँ जगह है तो लिख देते हैं, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है तथा इसके निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अब क्या करना है हमको। हमने ये चित्र बना दिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे E1 और E2 का मान। E1 E2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E1 है और माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो है E2। अब तीव्रता निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं वो प्लस Q से कितना दूर है और माइनस Q से कितना दूर है, ठीक है। और वो दूरी अभी हमको नहीं पता है, तो जितना ये दूरी होगी उतना ये भी दूरी होगी। क्यों? क्योंकि एकदम बीच से ले गए हैं ना, एकदम मध्य बिंदु से 90 अंश के कोण पे ले गए हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों दूरी बराबर होगी। तो एक निकालेंगे, जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। ये L है, ये R है, ये हमको निकालना। तो सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हमको आधार और लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो हम सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर्ण क्या है? यही है, ये हमको निकालना है PB, ठीक है। PB का स्क्वायर हो जाएगा, ये PB ही तो है, PB का स्क्वायर बराबर लंब, ये लंब है कितना है R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार,
ये आधार है, आधार का स्क्वायर, तो यल का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी, तो करड़ी में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार पी ए का भी मान वही होगा, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार पी ए बराबर भी आ जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। ये आधार था, ये लंब था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो उसी को यूज करके हमने निकाल दिया पी बी और पी ए का मान। मतलब ये भी आया करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये भी आया करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे एक और हमको बात पता चली। ठीक है, आगे हम उसको बताएंगे और यूज भी करेंगे, अभी बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे एक जगह जहाँ बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस पॉइंट की, ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसी से तो पूरा फार्मूला बनता है, वहीं अगर गलती कर देंगे तो पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा, सिद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमने निकाल दिया इसकी दूरी और इसकी दूरी, इसका मतलब अब हम निकाल सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान कितना होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हमने माना है, प्लस क्यू के कारण क्या माना E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले पढ़ा रखा है कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू ही है तो क्यू लिखेंगे अपान आर स्क्वायर। आर जो होता है वो आवेश से पी की दूरी होती है, मतलब जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, तो इसी का क्या लिख देंगे स्क्वायर, को लिखते हैं करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्यू अपान आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और करड़ी के ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी भी हट जाएगी, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया E1 का मान। अब निकाल लेते हैं, प्लस क्यू के कारण तो हमने निकाल लिया, अब माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है E2, अब E2 का हमको मान निकालना है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब उसको निकालेंगे। तो हमने माना है E2, तो E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू के कारण वहाँ प्लस क्यू लिखा, अब यहाँ माइनस क्यू के कारण है तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू अपान, दूरी तो वही है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर करड़ी में, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी भी हट जाएगी, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतना आ गया, अब कुछ नहीं बचा, इतना हमने निकाल लिया, तो अब आगे सिंपल ही है, बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ गए तो समझ लो पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, हमको निकालना है इस पे पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको क्या निकालना है इस पे पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज अच्छा मैं बताता हूँ, बिंदु P पर
अगर हमको देखना हो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रताएं आ रही हैं E1 और E2, ये बराबर हैं कि अलग अलग हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर दो आवेशों से किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और दोनों आवेशों से उस P की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब तीव्रता भी बराबर होगी। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है करड़ी में, यहाँ से भी दूरी वही है, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। डायरेक्शन अलग अलग होने का मतलब कि एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, क्योंकि वो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में तो समान होंगी, लेकिन डायरेक्शन में अलग होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं थोड़ा सा, फिर आके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं, अतः हम उसका परिमाण बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेक्टर के रूप में लेकर चलेंगे तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन हम अभी परिमाण के लिए ही प्रूव करेंगे, लास्ट में वेक्टर के रूप में लिख देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रताएं परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। क्यों बराबर है? क्योंकि दूरी सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस के कारण प्रतिकर्षण लगेगा तो तीव्रता उधर होगी, और माइनस के कारण आकर्षण लगेगा तो तीव्रता इधर होगी। इसका मतलब हम इनका परिमाण बराबर ले सकते हैं, मतलब परिमाण का मतलब माड लगा के लिखेंगे तो परिमाण बराबर होगा। तो माड ऑफ E1 बराबर माड ऑफ E2। ठीक है, और दोनों बराबर ही है तो दोनों के बराबर हम E मान लेते हैं और कोई भी मान उठा के यहाँ से रख देंगे। दोनों सेम ही है, ये भी वही है ये भी वही है, बस इसमें क्या आ गया है माइनस। ठीक है, तो परिमाण में बराबर है तो हम E की जगह क्या रखेंगे, डायरेक्ट केवल 1/4 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से भी माइनस हटा देंगे और दोनों में से एक कोई उठा के वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इस P पर द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर, ठीक है, E बराबर, देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ दिक्कत है, जैसे ये एकदम भी विपरीत डायरेक्शन में नहीं है कि हम दोनों को कैंसिल कर दें या प्लस कर दें या माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमने इसको इसके घटकों में क्यों तोड़ा, यही तो निकालने के लिए तीव्रता। जैसे हमने इसके घटकों में तोड़ा तो एक ये वाली डायरेक्शन आई और एक ये वाली डायरेक्शन आई, दोनों परिमाण में बराबर परंतु विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई कोई एक ठो उधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक ठोरा इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये पॉइंट पे कुछ बल का एहसास होगा ना, ये उधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, तो ये उधर की तीव्रता है और ये इधर की तीव्रता है और दोनों परिमाण में बराबर बस दिशा में विपरीत हैं, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, ये तीव्रता नहीं उत्पन्न करेंगे क्योंकि परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में है, तो तीव्रता का मान कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे। ठीक है, हाँ, अगर
ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अलग अलग होती तब हमको कुछ मान मिलता है। जैसे हमने अच्छी रेखा पर प्रूफ किया था तो ऐसी ही कंडीशन बन रही थी, लेकिन ये दोनों दूरियां अलग अलग थी तब वहाँ पे कुछ मान हमको मिला था। लेकिन यहाँ पे दोनों दूरियां सेम है और ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मान 0 होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसके ये दोनों जो घटक हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये वाला भी इधर की है, E1 का जो घटक है समांतर घटक वो भी इसी दिशा में, और E2 का जो समांतर घटक है वो भी इसी दिशा में, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो E बराबर क्या आ जाएगा, इसको ई डैश मान लेते हैं, दोनों ई हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको क्या मान लेते हैं, ई डैश। तो E1 E2 बराबर ही ई डैश है, तो यहाँ ई डैश कॉस थीटा हो जाएगा, और ये E2 के बराबर भी ई डैश है, तो यहाँ भी हो जाएगा ई डैश कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिमाण को शो करेगा। ठीक है, वेक्टर को ही माड में रखते हैं तो वो परिमाण को दिखाता है। तो दोनों ई डैश हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 ई डैश कॉस थीटा। अब ई डैश का तो मान हमको पता है, यहाँ पे रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा अड़बड़ करेगा तो पहले कॉस थीटा का मान निकालते हैं फिर यहाँ पे रखेंगे। इसको समीकरण बना देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1। तो अभी तो जगह बची नहीं है, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, हो चुका होगा। अब मैं कुछ मिटाता हूँ, जैसे ये वाला मिटा दूंगा और ये वाला पूरा मिटा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमको समीकरण 1 मिला है, E बराबर 2E1 2E डैश कॉस थीटा, यहाँ लिख देता हूँ। E बराबर मिला है 2E डैश कॉस थीटा, ये हमको समीकरण 1 मिला है। अब E डैश का मान हमको यहाँ पता है, E डैश का रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं पता, तो हम कॉस थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे चित्र से। ठीक है, तो उसी के नीचे करते हैं फिर इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे निकाल लेते हैं, उसके लिए कम जगह चाहिए, वहाँ पे थोड़ा फैलाव रहेगा, तो वहीं पे डायरेक्ट करेंगे टोटल। ठीक है, मान रख के। तो कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज POB है, हमको कॉस थीटा का मान चाहिए तो इसमें ले लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा फार्मूला कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, यल, और कर्ण कितना है, ये अभी निकाला है ना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस थीटा का मान। अब यही कॉस थीटा का मान उठा के वहाँ पे रख देंगे। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई डैश का मान वहां से रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया, यल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 ही होता है ना, कॉस थीटा बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यल बराबर यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1/2। करड़ी हटा के पावर 1/2 लिख देते हैं, करड़ी का मतलब ये होता है पावर 1/2। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 का क्यू में गुणा कर देंगे, 2Q यल, तीनों लिख लेते हैं एक साथ, 2Q यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और इसके पावर 1/2 है ही। तो एक चीज़ जानते होंगे कि आधार अगर बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि अगर आधार बराबर हो तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। जो 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, वो सब भी जानते हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसको और इसको लिख के घातों को जोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे और 1 + 1/2 कर देंगे, 1 + 1/2। तो कितना आ जाएगा, ई बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर एक में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2QL जो है उसका मान कुछ होता है, आप जानते हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर नहीं देखा है आपने तो जाके लिंक में लिंक से आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो ये 2QL क्या होता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे चूंकि P बराबर क्या होता है 2QL, चूंकि P बराबर होता है 2QL। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जो L है ये R की तुलना में हम बहुत बड़ा मानेंगे। हाँ, L को बड़ा नहीं मानेंगे, R को बड़ा मानना है, L को छोटा। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। L जो है वो बहुत छोटा है R से। L जो है वो R से बहुत छोटा है। समझ में आई बात? यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा छोटा, लेकिन ये द्विध्रुव जो होता है ये बहुत छोटा सा होता है। इतना तो मैंने समझाने के लिए बनाया ना, ये बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो उसका आधा तो और छोटा होगा, और ये R जितना मन उतना ले सकते हैं, तो R बहुत ज़्यादा होता है L से। ठीक है, यहाँ तो दिखाने के लिए बनाया गया है कि L लगभग इसका आधा ही लग रहा है, लेकिन L इससे बहुत छोटा होता है। इसका मतलब हम R की तुलना में L को लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, 0 के। तो L की जगह हम 0 ले लेंगे और इसके जगह P रख देंगे, तब E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL के जगह रख देंगे P, तो यहाँ P रख देते हैं बटे R स्क्वायर, और L स्क्वायर के L की जगह हमको क्या रखना है, L लगभग 0 के बराबर हो गया तो 0 रख देते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और पावर कितना है 3/2। तो अब क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान, है तो 0 हो गया, तो R स्क्वायर का पावर कितना बचा 3/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, स्क्वायर तो कट गया, R³ बचा है, तो P अपान R³। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सिंपल था, कुछ कठिन नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था। यहाँ पिछले में हमको क्या करना था, हम डायरेक्ट घटा रहे थे तो हमको मान मिल जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा एक कॉस्ट थीटा आ गया था, उसका मान अलग से निकाल के वहाँ रखना पड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा चला गया है। ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ से हमको एक निष्कर्ष भी मिलेगा, क्या मिलेगा, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है निरक्षीय रेखा पर, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती तथा विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर जो बिंदु P होता है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि R को अगर हम बढ़ा दें तो E घट जाएगा, R को बढ़ा दें तो E घट जाएगा, और P को बढ़ा दें तो E भी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? अब P कैसे बढ़ता है, तो P बढ़ाने के लिए आवेश को बढ़ा दें। ठीक है, चार्ज बढ़ाएंगे तो आघूर्ण भी बढ़ जाएगा, तो R बढ़ाने पे E घटेगा और P बढ़ाने पे E बढ़ेगा। समझ में आई बात? यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बचा हुआ जो भी मैंने लिखा है वो सब नोट कर लीजिएगा, तो हो चुका होगा। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं एक टॉपिक और इसी में बताने वाला था, लेकिन वीडियो लगता है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें निकालेंगे, अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी बहुत दूर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको रख देते हैं विद्युत द्विध्रुव को, तो इस पे बल आघूर्ण कितना होगा, क्योंकि इस पे 2 आवेश है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में हम इसको टेढ़ा करके रखेंगे तो इस पे बल काम करेगा, और वो बल इसको घुमा देता है, तो वो क्या होगा उसका मान बल आघूर्ण का, उसको निकालने के लिए हम फार्मूला निकालेंगे। तो वो भी
अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे सीखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, और ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं और एक बार और इसको लेके आऊँगा। वैसे आज मैंने कुछ मजाक वजाक नहीं किया, मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा दिया। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और होती है कि अच्छी रेखा पर हो गया, निरक्षी रेखा पर हो गया। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो, ये किसी रेखा पर नहीं है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो इस पे भी हम निकाल सकते हैं। सिंपल ही होता है, कुछ कठिन नहीं होता, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को इसमें नहीं ले रहा हूँ। अगर अलग से आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।